हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है अग्निपथ स्कीम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, आज से कुछ दिन पहले ही अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम में ये है कि जो अभी तक लोअर रैंक्स के लिए आर्म्ड फोर्सेस में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसको अब चेंज किया जा रहा है। जैसे ही गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की उसके अगले दिन ही आपने देखा होगा जगह जगह जो है वो प्रोटेस्ट हुए, रेलगाड़ियाँ भी जलाई गई, तोड़फोड़ की गई पब्लिक प्रॉपर्टी में, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। फिर आप देखते हैं कि समाज भी इस पे डिवाइडेड है। कुछ लोग जो हैं वो कुछ आर्मी वेटरन्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ये स्कीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और कुछ वेटरन्स ये कह रहे हैं कि हाँ ये स्कीम ठीक है। तो आज हम इसी चीज़ को समझते हैं, क्या ये स्कीम सही है, आखिर ऐसे कौन से वो रीज़न्स हैं जो गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है, और क्या इसमें अच्छाई है और क्या इस स्कीम में कमियां हैं। आज हम ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये अग्निपथ स्कीम है क्या। तो देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि इसमें जो है वो जो सर्विस का जो टेन्योर है, ड्यूरेशन है, वो अब केवल 4 साल के लिए कर दी गई है। केवल आप 4 साल तक ही आर्मी को सर्विस देंगे, उसके बाद जो है आपकी सर्विस आर्मी नहीं लेगी। फिर इसमें ये कहा गया है कि हर साल जो बैच आएगा उसमें हम केवल 25% कैंडिडेट्स को ही जो है वो परमानेंट करेंगे, और बाकी जो है 75% कैंडिडेट उनको हम जो है वो 4 साल के बाद उनसे सेवाएं लेना बंद कर देंगे। फिर इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। एज इसमें है, अगर आपकी एज मिनिमम एज 17.5 है और मैक्सिमम एज 21 है, तो मतलब अगर आप 17.5 से 21 साल के बीच में हो तो आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं उस स्कीम में। फिर इसमें ये बताया गया है कि सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। तो इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर जो मंथली इनकम आपकी है वो है करीब 30,000। फिर जो इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी वो है फर्स्ट ईयर में 21,000। जो बाकी का आपका 9,000 अमाउंट बच रहा है वो एक फ़ंड में जाएगा, और उस फंड में जितना कंट्रीब्यूशन आपका है उतना ही सेम गवर्नमेंट भी करेगी। सेकेंड ईयर में भी ऐसा ही होगा। आपकी जो सैलरी होगी मंथली वो 33,000 होगी, उसका जो 30% डिडक्ट करके जो उसमें जाएगा फंड में वो अमाउंट होगा 9,900, और उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट भी करेगी। तो इसी तरह जो है 4 साल बाद आप देखेंगे कि आपने जो फंड कंट्रीब्यूशन किया है, फंड में जो कंट्रीब्यूशन किया है वो करीब होता है 10.02 लाख रुपीज़, और ऐसे ही 5.02 लाख, और वैसे ही गवर्नमेंट का भी रहेगा 5.02 लाख। तो ये टोटल हो जाता है 10.04 लाख। फिर गवर्नमेंट इस पे जो है कुछ इंटरेस्ट भी देगी आपको। तो ये जो सेवानिधि पैकेज है जो आपको सर्विस के 4 साल की सर्विस के बाद मिलेगा, ये करीब हो जाता है 11.71 लाख। फिर इसमें गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो आपका इस सेवानिधि पैकेज है इस पर हम कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, मतलब ये टैक्स फ्री आपकी इनकम होगी। फिर इसमें ये भी बताया गया है कि जब आप 4 साल के बाद सोसाइटी में वापस जाओगे तो आपके लिए बैंकों से जो है वो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि 18 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सके, ताकि अगर आपको कोई बिज़नेस शुरू करना है या फिर आपको कुछ और चीज़ें स्टार्ट करनी है तो आप उसको ईज़िली कर पाएँ। फिर इसमें कुछ और भी बेनिफिट्स दिए गए हैं कि जैसे अगर आप सर्विस में है और आपका जो है वो ड्यूरिंग सर्विस अगर आप जो है वो आप शहीद हो जाते हो, तो आपका जो सर्विस जो आपकी रह जाएगी, मतलब जैसे अगर आपके सेकेंड ईयर में जो है वो डेथ हो जाती है किसी की, तो अगर जो अनसर्व्ड जो ड्यूरेशन रहेगा उसकी भी सैलरी, प्लस जो आपका सेवानिधि पैकेज है वो, और उसके ऊपर करीब 1 करोड़ से या 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट आपको जो है वो गवर्नमेंट देगी। फिर इसमें कुछ आपको जो है वो 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी मिलेगा, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी जो रहेगा, और भी उसमें बहुत सारे कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो ये तो हो गई स्कीम क्या है। अब आते हैं कि इसे लेके इतने जो है प्रोटेस्ट हुए हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्यों गवर्नमेंट ने अभी किया है। चलिए अब बात यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले 30-40 साल में हमारे देश में बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट्स ने क्या किया है, बहुत सारी कमेटियाँ बनाई हैं डिफेंस से रिलेटेड। जैसे 1989 में अरुण सिंह एक कमेटी बनी, फिर 2000 में एक कमेटी बनाई गई जो करगिल हमारा वॉर हुआ, कारगिल वॉर, उसके बाद जो है कारगिल रिव्यू कमेटी भी बनाई गई। तो जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी उसमें एक बात सामने आई कि भाई हमारी जो आर्मी है, अब समय आ गया है कि हमारी आर्मी को थोड़ा सा यंग किया जाए, और जो
जो एंगेजमेंट पीरियड है, मतलब जो सर्विस की जो ड्यूरेशन है वो 17 साल से जो है वो कम की जाए, 7 से 10 साल उसको किया जाए। फिर 2016 में एक लेटेस्ट जो है वो कमेटी बनी थी, जो सबसे लास्ट जो कमेटी बनाई थी डिफेंस में वो थी DB शेखावत कमेटी। तो इसमें ये कहा गया कि हमारे यहाँ पे अब हाई टाइम ये आ चुका है कि हमें अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज़ करना ही पड़ेगा, प्लस जो आर्मी की जो एज है उसको, एवरेज एज को जो है वो कम करना पड़ेगा। टीथ टू टेल रेशियो अब वो कम करने का टाइम आ चुका है। तो ये जो बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गई, इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, जैसे कि CDS, आर्मी की जो साइज़ है, जो अभी यंग पीपल हैं उनको लेने का जो यंग प्रोफाइल है उनको करने का टाइम आ चुका है। टीथ टू टेल रेशियो, CDS और जॉइंटनेस जो आए, तो ये सारी बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी गई है। इसमें से आज हम 2-3 रिकमेंडेशंस देखते हैं। एक तो जो आप टर्म सुन रहे हैं, टीथ टू टेल रेशियो जो है वो कम होना चाहिए। अब इसमें टीथ का मतलब क्या है? टीथ का मतलब इसमें ये है कि जो फॉरवर्ड सोल्जर्स होते हैं, मतलब जो लड़ने वाले जो सोल्जर होते हैं जो मोर्चों पे होते हैं वो। अब ये टेल क्या है? टेल मतलब जो ये फॉरवर्ड जो पोजीशन पे लड़ने वाले जो सोल्जर्स होते हैं उनका बैकअप, ये होता है बैकअप। अब इनको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मेंटेनेंस है, रिपेयरमेंट है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये बैकअप। तो अगर किसी भी आर्मी में ये जो बैकअप है ये बहुत ज़्यादा होगा, जो फॉरवर्ड जो लड़ने वाले सोल्जर्स हैं, तो उसमें कभी भी आप मॉडर्नाइज नहीं कर पाओगे आर्मी को। तो जिस आर्मी का टीथ टू टेल रेशियो अगर हाई होगा बहुत, तो उसमें मॉडर्नाइजेशन कम होगा, और अगर किसी का ये टीथ टू टेल रेशियो कम होगा तो उसमें मॉडर्नाइजेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो ये एक टर्म था, तो मैंने इसीलिए बता दिया, जो रिकमेंडेशंस कमेटीज़ ने की थी। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम अब देखते हैं जो हमारा आर्मी की दूसरी सबसे बड़ी 1-2 समस्या जो हमारी आर्मी के सामने इस टाइम हो रखी है। एक तो है मॉडर्नाइजेशन, कि हमें मॉडर्नाइजेशन करना है बट हम कर नहीं पा रहे हैं। इसकी काफ़ी सारी वजहें हैं। देखिए 1989 में बोफोर्स स्कैम हुआ, उसके बाद से हमारे देश में एक सिस्टम बन गया कि अगर आपने डिफेंस डील की है तो कुछ ना कुछ करप्शन आपने किया ही होगा। अब आप सोचिए, अगर उस टाइम पे बोफोर्स डील ना हुई होती 1989 में, तो हम कारगिल में जो वॉर हुआ है वो भी ना जीत पाते। बोफोर्स तो भी हमारे लिए सबसे वहाँ पे मददगार बनी। तो मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, हाँ उसमें जो करप्शंस वगैरह होते हैं वो रुकने चाहिए, बट उसके लिए हम मॉडर्नाइजेशन ही को रोक दें, ये नहीं होना चाहिए। तो खैर अब यहाँ आते हैं कि मॉडर्नाइजेशन करने में दिक्कत क्या आ रही है। तो इसके लिए आप पहले ये देखिए कि हमारे इस साल का जो डिफेंस बजट है वो कितना है। तो इस साल जो हमारा डिफेंस बजट था वो करीब था 5.23 लाख करोड़ टू 5 लाख करोड़। ये हमारा इस साल का 2022-23 का डिफेंस बजट था। अब आप इसमें से देखिए, एक हिस्सा जो है वो पेंशन बिल पे जाता है, एक इसमें से हिस्सा जो है वो जो इस टाइम जो आर्मी में सर्व कर रहे हैं उनके ऊपर जाता है सैलरी बिल, एक हिस्सा है वो रेवेन्यू पे जाता है, और एक हिस्सा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जाता है। अब आप देखिए हमारे यहाँ जो पेंशन बिल है जो इस साल का है वो पहुँच गया है 1.2 लाख करोड़ रुपीज़ पे। मतलब इतना ज़्यादा हमारे पास जो है वो पेंशन बिल हो चुका है। ये भी करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब आप देखिए जो सैलरी बिल जो इस टाइम करंट में सर्व कर रहे हैं आर्म फोर्सेस को, और जो उन पे जो खर्च होता है जो उनकी सैलरी में, और जो पेंशन बिल होता है वो एकदम बराबर हो रखे हैं। और कुछ साल पहले, 1-1.5 साल पहले तो ये जो है जो पेंशन बिल है ये सैलरी बिल से भी ज़्यादा हो चुका था। फिर ये जो रेवेन्यू बिल है इसमें ट्रांसपोर्ट, फूड, मेंटेनेंस, रिपेयर और बहुत सारे जो खर्चे होते हैं उस पर भी करीब 1.1 लाख करोड़। फिर एक और खर्चा होता है हमारे यहाँ पे, वो छोटा खर्चा होता है जो हमारे यहाँ सिविलियंस होते हैं, जो सिविल डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में, उस पर भी करीब 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए हम
खर्च करते हैं डिफेंस बजट। और जो इन सब के बाद जो हमारा जो मॉडर्नाइजेशन, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बचता है मॉडर्नाइजेशन के लिए, वो बचता है करीब 1.55 लाख करोड़। अब आप खुद सोचिए, और ये केवल एक आर्मी एक उसके लिए फोर्स के लिए नहीं, ये तीनों फोर्स जो है हमारी एयर फोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों के लिए फिर ये फंड जो है वो उन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर वो खरीदते हैं। तो एक आर्मी को सबसे ज़्यादा कभी आर्मी को चला गया ज़्यादा, कभी एयर फोर्स को, तो उसमें डिपेंड रहता है कि वो कौन सी किसकी रिक्वायरमेंट उस टाइम पे ज़्यादा है, तो वो उस हिसाब से डिवाइड करते हैं। बट 3 फोर्स में ये डिवाइड होता है सिर्फ 30, 40, 50 हज़ार रुपये जो है वो पर आर्मी पर फोर्स के लिए हमारे पास मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बचे। तो अब देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चाह रही है कि जो ये हमारा डिफेंस बिल है, किसी तरह अगर वो पेंडिंग जो पेंशन बिल है इसको हम कम करें, जो हमारा ये सैलरी बिल है हम इसमें कम करें, ताकि जो यहाँ पे जो कमी हो रही है वो कहाँ पे लगाएं, हम जो मॉडर्नाइजेशन है हम उस पर लगा दें। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग ये काउंटर करेंगे कि भाई आप लोग ये ये क्यों कम कर रहे हो, आप यही क्यों नहीं बढ़ा देते हो, भाई आप इसको बढ़ा दीजिए तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे पैसा दे दीजिएगा। बट देखिए चीज़ें इतनी सरल नहीं है। अगर आप 2022 और 23 का बजट देखोगे तो उसमें देखिए क्या है, हमारा जो रूरल पे जो खर्चा है वो करीब है 2.06 लाख करोड़ रुपीस रूरल डेवलपमेंट पे। फिर हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन है उस पे हमारा खर्चा है 1.04 लाख करोड़ रुपीस। फिर हमारे यहाँ पे जो हेल्थ है उस पे है 0.86 लाख करोड़ रुपीस, मतलब सिर्फ 86,000 करोड़ रुपए ही हमारे यहाँ पे खर्च होता है। इस साल का जो बजट है उसमें से बता रहा हूँ मैं आपको। फिर जो हमारे यहाँ पे बहुत सारी सब्सिडीज़ दी गई हैं, और सब्सिडीज़ भी अलग अलग तरीके की होती हैं, कोई फूड पे होती है, कोई फ्यूल पे होती है, तो और बहुत सारी सब्सिडीज़ होती हैं। तो मैं सिर्फ फूड सब्सिडी ही लिख रहा हूँ अभी। उसी में करीब करीब जो है वो 1.67 या 1.6 लाख करोड़ कह लो आप, चला जाता है 6 लाख करोड़ रुपीज़। अदर सब्सिडीज़ भी हैं इसमें, बट ये तो आप खुद देखो, अगर आपको ये डिफेंस बजट बढ़ाना है, हमारे बजट का जो दूसरा सबसे ज़्यादा खर्चा इंटरेस्ट के बाद जो है वो किस पे खर्च होता है, डिफेंस पे ही। ये पूरे बजट का जो है वो 13% है करीब इस साल, 13 to 14%। अब आप ये कह रहे हैं कि हम इसको बढ़ाएं ताकि हम जो ये वाला जो खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ ना कम करके वो बढ़ा दें। तो देखिए अगर आप इसको बढ़ाओगे तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो तो फिक्स्ड है इस साल का, तो अगर हम उसमें से बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। अब वही है, अगर आप किसी और सेक्टर में से कम करोगे तो कहाँ करोगे भाई, हेल्थ आपके ऑलरेडी इतना कम है, और ये इतना तब है जब अभी कोरोना की वजह से हमने हेल्थ में बहुत सारा पैसा लगाना एक्सपेंडिचर के लिए डाला है इस साल। फूड सब्सिडी जो चल रही है उसमें आपका वो जा रहा है। फिर एजुकेशन, आप देखो एजुकेशन में हम कितना कम खर्च करते हैं, 1.04 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट में 2.06। अगर आप इन चारों को जोड़ दोगे तो लगभग ये थोड़ा बहुत ही कम आता है बस डिफेंस। तो अगर आप यहाँ कहीं बढ़ाओगे तो कहीं और तो आपको काटना पड़ेगा, और वो ऑलरेडी इतने कम हैं कि आप उसमें से और क्या काटोगे। अगर आपको भाई अब अगर आपको नेशन का डेवलपमेंट करना है तो आपको एजुकेशन में तो स्पेंड करना ही पड़ेगा ना, आपको हेल्थ में तो देना ही पड़ेगा ना फंड। अगर आप उसमें नहीं दोगे तो फिर आप कैसे डेवलप्ड होगे। फिर बहुत सारे, तो ये सारी दिक्कतें थी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई ये जो पेंशन बिल है ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, और जो हमारा सैलरी बिल है ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो जैसा कि सभी कमेटीज़ ने बोला था कि जो हमारी आर्मी है उसके साइज़ को थोड़ा सा कम किया जाए, अब ये बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो ये एक रीज़न था मॉडर्नाइजेशन पे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है ये स्कीम में अब क्यों लाई है। आई होप यहाँ तक सब सही है। अब इसके पास दूसरी हमारी जो प्रॉब्लम थी, इसमें यह है, जब 1989 में अरुण सिंह कमेटी बनाई गई थी तो उसमें क्या था, उसमें जो पहली फाइंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम उस टाइम पे 1989 में हमारी आर्मी की जो एवरेज एज थी वो उस टाइम पे 30 इयर्स हो चुकी थी। अब ये बोला अभी जो प्रेजेंट में 2021 में और 2 में ये आर्मी की जो एवरेज एज है वो बढ़ के हो चुकी है 32 इयर्स। मतलब हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्मीज़ हैं इन द वर्ल्ड में, और हमारे जो बैटल फील्ड हैं वो बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर
वहाँ हम लोग का एक बेस है। फिर लेह लद्दाख, वो भी एक बहुत मुश्किल टेरेन है। तो अगर हमारे को वहाँ पे लड़ना है तो क्या हमारी आर्मी की जो एवरेज एज है वो इतनी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो उसके लिए क्या है कि हमारी जो आर्मी की जो एवरेज एज है उसको कम करना है। तो आर्मी ने अब क्या बोला है, जो आर्म फोर्सेस ने जब ये जिस दिन स्कीम लॉन्च हुई थी उस दिन उन्होंने ये कहा कि अगर हमने ये स्कीम लॉन्च करी तो 2030 या 31 तक हमारी जो आर्मी की एवरेज एज है आर्म फोर्सेस की वो 24 to 26 ईयर्स हो जाएगी। मतलब 8-10 साल में ही हमारी जो आर्मी की एवरेज एज है वो 24 to 26 ईयर्स आ जाएगी। फिर आर्मी ने अब आर्म फोर्सेस ये भी चाहती है कि हमारी जो फोर्स है उसमें जो एक्सपीरियंस और यूथ का जो है वो एक अच्छा जो है वो कॉम्बिनेशन बने, मतलब जोश और होश जो है वो सही मात्रा में हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये बोला है आर्मी ने कि 2037 या 38 तक आते आते हम 1:1 का रेशियो अचीव कर सकते हैं। मतलब कि एक जो एक्सपीरियंस सोल्जर है उसके साथ हम एक यंग सोल्जर्स को मतलब रेशियो में डिवाइड हो जाएगी हमारी आर्मी। अब ये है कि जो हम ये कॉन्सेप्ट लाए हैं कि भाई 4 साल के लिए सर्विस में जो है वो एंगेजमेंट पीरियड देंगे, 4 साल के लिए ही सर्विस में टर्म्स जो हम अब ड्यूरेशन कर रहे हैं, क्या ये हमारे यहाँ पे अभी लागू हो रही है या फिर कोई और देश भी हैं जो इनको लागू कर रखे हैं? तो आप देखिए दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, इज़राइल, अगर आप उनको देखेंगे तो आप देखिए उनके यहाँ पे भी पिछले कई सालों से क्या चल रहा है, अलग अलग लेवल पे इंगेजमेंट्स चल रहे हैं। मतलब जो इंगेजमेंट पीरियड है वो अलग अलग हैं। जैसे यूएसए है उसमें जो इंगेजमेंट पीरियड है वो 4 साल और 8 साल का है। 4 साल तक वो परमानेंट रखेंगे और 4 साल के बाद वो रिजर्व में डाल देंगे आपको। ऐसे ही जो है इज़राइल में तो मैंडेटरी ही है, फीमेल्स के लिए जो है वो शायद 22-23 मंथ्स हैं और जो है वो मेल्स के लिए वो है वो 30 मंथ्स हैं। क्योंकि सबकी जो एवरेज एज है आर्मी की वो अब सिर्फ 26 है, किसी की 27 है, तो सब जो है वो इसी रेंज में है। तो हम वो पहले कंट्री नहीं है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड एक इस टाइम कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अपनी आर्मी को जो है वो थोड़ा सा कम किया। फिर अब हमें देख लेते हैं कि चाइना जो हमारा जो सबसे इस टाइम सबसे बड़ा दुश्मन है वो क्या कर रहा है। तो अब आप देखिए कि चाइना पिछले 30 साल से 1985 से करीब से वो जो है इस चीज़ में लगा हुआ है कि किसी तरह हम जो है अपनी आर्मी का जो है साइज़ जो है वो बहुत कम कर दें। अब धीमे धीमे चाइना क्या कर रहा है, अपनी आर्मी को जो है रिड्यूस कर रहा है ताकि वो मॉडर्नाइजेशन में ज़्यादा पैसा दे सके। फिर अब हम देखते हैं कि हमारे और चाइना में डिफरेंस तो बहुत सारा डिफरेंस है, तो उस चीज़ को भी हमें मैनेज करना है क्योंकि हमारा सबसे बड़ा राइवल इस टाइम कौन है, चाइना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या जो लोगों ने चिंताएं उठाई हैं वो उस पर बात कर लेते हैं। जैसे पहली है कि आफ्टर 4 ईयर्स क्या होगा, जब ये वापस से सोसाइटी में जाएंगे तो जिनके पास जॉब नहीं रहेगी उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो उस पर गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि हम होम मिनिस्ट्री ने जैसे कहा है कि हम 10% कोटा जो है वो रिज़र्व रखेंगे। कई सारी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें, जैसे CAPF हो गया, असम राइफल्स हो गया, इनमें। फिर कुछ बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये कहा है कि हम इनको जो है पुलिस जो हमारे यहाँ पे है उसमें जो है हम प्रेफरेंसेस देंगे। फिर जो बहुत सारे जो कॉरपोरेट वर्ल्ड हैं उनमें उन्होंने कहा है कि हम कुछ ना कुछ इनके लिए एक प्लानिंग करेंगे कि इनको अब हम यहाँ पे अपने यहाँ पे प्रेफरेंसेस दे सके। तो ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में और सारी चीज़ें की जाएँ। दूसरा ये था कि जब जैसे हाँ ये अग्निवीर आए और उसी टाइम पे जो है ये 4 साल की ड्यूरेशन में ही कहीं फॉरवर्ड लोकेशन पोस्टिंग हो गई इनकी और वहाँ कहीं वॉर वाले सिचुएशन हो गई, तो क्या ये जब इनको पता है कि हम थोड़े दिनों के बाद आर्मी को छोड़ने वाले हैं तो क्या ये अपनी देश के लिए जान दे सकते हैं? तो उस पर आर्मी ये कह रही कि भाई देखो ये हमारी ट्रेनिंग है, आप हमारी ट्रेनिंग पे सवाल मत करिए, कैसे मैनेज करना है क्या करना है वो हम देख लेंगे। और रही बात कि इतनी कम सर्विस के बाद जो है क्या हमारे देश के लिए कमिटमेंट हो पाएगा। दूसरा ये है कि जो कह रहे हैं कि मतलब अभी 2-3 साल की जो सर्विस होती है उसमें कौन जान दे देगा। तो देखिए 99 में जब कारगिल वॉर हुआ था तो जो उस टाइम पे परमवीर चक्र जिनको मिला था वो मैक्सिमम जो है वो 23-24 साल के ही थे। भाई मनोज पांडे थे वो भी 22-23 साल का थे।
फिर हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा थे, वो भी तो 23-24 साल ही के थे, उनको भी तो अभी 2-3 साल ही हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। तो ये कहना भी एकदम वो है। फिर एक ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई आर्मी में आप इनडिसिप्लिन हो जाएगा, मतलब इनको पता ही है कि हम 4 साल बाद तो जा ही रहे हैं, तो कैसे मैनेज होगा। तो उसमें भी आर्मी ने कहा है कि कैसे हैंडल करना है, ये हमारा बिजनेस है, आप लोग परेशान मत होइए। फिर इसमें एक और जो चिंता जताई है लोगों ने, वो पेंशन है। पेंशन नहीं रहेगी, तो उसके बारे में तो डिटेल से हम बात कर ही चुके हैं। देखिए, पेंशन ना होना अगर आप इंडिविजुअल से पूछोगे तो शायद वो भी यही कहेगा कि भाई गलत हो रहा है, बट अगर आप पूरी होल पिक्चर को देखोगे तो शायद गवर्नमेंट अभी ये इस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर पा रही है, इसीलिए शायद पेंशन को लेके वो है। और जो 25% जो आर्मी में जाएंगे उनकी पेंशन नहीं बंद हो रही है, जो परमानेंट हो जाएंगे उनकी पेंशन बनी रहेगी। फिर है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर आप आर्मी की पेंशन जो है कम कर रहे हो, तो जो MP MLAs हैं उनकी भी पेंशन ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अभी 2019-20 में किसी ने RTI डाली थी, तो उस टाइम पे जो पूरे कंट्री में जो पार्लियामेंट्स थे, नंबर ऑफ MPs वो थे करीब 3000 समथिंग, और उनकी जो पेंशन पे जो खर्चा आ रहा था वो करीब था पर मंथ का 70 करोड़ रुपीज़, तो यानी ईयरली में 840 करोड़ रुपीज़ सिर्फ ये MPs का है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई जब हमारी पेंशन कम हो रही है सोल्जर्स की, तो इनकी भी कम होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ज़रूर होना चाहिए। कहीं कहीं तो ऐसा है कि एक बार कोई MLA बन गया तो MLA की भी पेंशन लेगा, और जो MP बन गया उसके बाद वो MP की भी लेगा, तो ये तो गलत है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये ख़त्म होनी चाहिए। अगर सबकी कम हो रही है तो इनकी क्यों रहे। फिर है एक 5वां कि भाई जब ये 4 साल के बाद सोसाइटी में जाएंगे तो कुछ अगर ऐसे रह गए जिनको जॉब नहीं मिल पाई, तो हो सकता है वो किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले, या फिर किसी एक जगह में एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रुप बना के जो है वो गुंडागर्दी करने लगे। तो देखिए, वो तो आर्मी के लोग तो अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो 15 साल के बाद जो है रिटायरमेंट ले ही लेते हैं, लेकिन ये कोई आज तक जो है वो सामने तो आया नहीं है कि वो सभी जो है वो टेररिस्ट बन जाते हैं, टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर वो गुंडे बन जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एग्जैजरेट करने वाली बात है, ज़बरदस्ती के आप डाउट्स क्रिएट कर रहे हो। तो ये तो हो गई इसमें क्या जो लोगों की चिंताएं थी वो। फिर अब हम देखते हैं कि क्या इससे क्या क्या एडवांटेज है। तो देखिए, इससे एक तो ये है कि हमारी जो आर्मी है वो एक तो यंग हो जाएगी, यंगर आर्मी। फिर जो है हमारी जो आर्मी है वो मॉडर्नाइज हो जाएगी, वो हमारे को बेनिफिट देगा। फिर ये है कि अब देखिए, समय समय पे टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, तो अब जो वॉर है, फ्यूचर में वॉर जो है वो बहुत टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो हमारे को एक ऐसी आर्मी चाहिए जो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा टेक्स हैवी हो, मतलब जो यंग उसमें जो लोग आ रहे हैं वो हो। चौथा, हमारे देखिए अभी हमारे पास जो सबसे बड़ी पूरे वर्ल्ड में एक एडवांटेज है वो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे यहाँ पे 2050 तक जो है वो जो पॉपुलेशन है वो यंगेस्ट रहने वाली है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर आर्मी और गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इस टाइम पे हम इन यंग जो पॉपुलेशन है इसका पूरा फ़ायदा उठा लें, तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा। फिर एक पेंशन बिल है, वो तो कम हो ही रहा है, और बहुत सारी एडवांटेज है। तो इन दी एंड मैं यही कहूँगा, अब आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, क्या सिचुएशन है, किस लिए गवर्नमेंट ने ये किया है, अब आप लोग डिसाइड करिए। मैं बस अंत में इतना ही कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ये अच्छी नहीं है कि हम पेंशन कम कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट से पूछोगे तो क्या गवर्नमेंट को नहीं पता है कि भाई गवर्नमेंट अगर ये चीज़ कम कर रही है या फिर इस तरह का रिक्रूटमेंट प्रोसेस ला रही है तो उसे नुकसान नहीं होगा पॉलिटिकली, बट अगर वो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें करनी ही पड़ती है। अब आप देखिए 1991 से पहले 40-50 साल में हमको क्या बताया गया कि प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज़ नहीं है, और कांग्रेस ही पूरे उस टाइम पे गवर्नमेंट में थी, तो उसने क्या कहा कि भाई प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट ही सारे जगह पे रहनी चाहिए। बट अल्टीमेटली 1991 में क्या हुआ, क्राइसिस है, और हमें क्या करना पड़ा, और उस टाइम पे कांग्रेस ही थी, उसी ने क्या किया, सबसे ज़्यादा पहले जो देश में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है वो उन्होंने ही तो शुरू किया है, वही तो पॉलिसी लेके आए थे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो
रादर देन कि हम उस पोजीशन में पहुँचे तब जाके हम ये रिफॉर्म करें, अगर हम उससे पहले ही ये चीज़ कर ले रहे हैं अपनी आर्मी में तो अच्छा हो सकता है। अब हाँ, इसमें ये हो सकता है कि भाई जो आपने 4 साल बोली है, क्या हम इसको 6 साल कर सकते हैं? हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है, इस पे बहस होनी चाहिए कि हम 4 से 6 साल या 7 साल कर सकते हैं क्या। फिर एक बहस ये होनी चाहिए कि भाई जो आप 25% जो परमानेंट ले रहे हो, क्या आप उसको बढ़ा के थोड़ा सा 30-35% कर दे रहे हो? अगर ऐसा है तो क्या कर सकते हो। खैर, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने डिस्कशन में करी होगी, आर्म फोर्सेस ने, और ये कोई जल्दीबाजी में लिया हुआ फैसला नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारी कमिटीज़ बनी हैं और इसमें पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हुआ है। तो अब देखिए, जैसे कहते हैं ना कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। मतलब कोई ताकत जो है वो एक आइडिया जिसका समय आ चुका है उसे नहीं रोक सकती है। तो अब देखिए, इस टाइम हाई टाइम है कि गवर्नमेंट को जो है ये रिफॉर्म्स करने ही थे। अब वो अच्छे हैं बुरे हैं, आप लोग डिसाइड करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।